बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिज़ान अहमद है एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके सामने रख देते हैं। पहले तो ये तोशा खाना, ये है क्या? और इसके ज़रिए इमरान खान साहब को नाअहल करना चाहती थी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, जिस पे वो तकरीबन नाकाम हो चुकी है। तो ये तोशा खाना है क्या, ये आपको बताएँगे। प्लस इमरान खान साहब को जो है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सियासत से डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक और नया केस खोला है। वो केस है क्या, ये आपको बताएँगे। तीसरा, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने-सामने एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और वो कौन-सा इलेक्शन है, इस पे हम बात करेंगे। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रुपए की कदर में कितना इज़ाफ़ा हुआ है या कितना कमज़ोर हुआ है, ये आपको बताएँगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताने चले ये तोशा खाना क्या होता है, पहले तो ये आप समझने की कोशिश करें। तोशा खाना एक इदारा होता है, जिसको 1974 में बनाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में। ये इदारा असल में बाहर के मुल्क से जो तोहफ़े-तोहफ़े मिलते हैं, वो इस इदारे में जमा होते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्क से जो तोहफ़े-तोहफ़े मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलते, आपके नाम पे नहीं मिलते, वो आपके ओहदे को और पाकिस्तान को गिफ्ट किया जाता है। तो अगर आपको तोशा खाने से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसकी आपको 15% के हिसाब से अदायगी करनी होती है। ये 1974 से मैं हिसाब-किताब बता रहा हूँ कि 15% आपको उसकी अदायगी करनी पड़ती है। 1974 से लेके 2018 तक 15% रहा। फिर इमरान खान साहब जैसे ही अपनी हुकूमत में आए, तो उन्होंने 15% से इसको 50% तक बढ़ाया। तो 50% इसकी अदायगी करो, फिर चीज़ को परचेज़ करो। और परचेज़ करने के बाद जिसको भेजना है उसका पूरा हिसाब-किताब रखो। एफबीआर को जो हमने उसको भेजा है उसका जितना टैक्स बनता है वो एफबीआर को जमा कराओ, और उसकी पूरी रसीद लो, पूरा क्लीन अपने आप को करो, साफ-सुथरा करो, ताकि बाद में मसला ना खड़ा हो। तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल क्लियर थे इस केस में, तो इलेक्शन कमीशन वालों को इसमें कोई एतराज़ भी नहीं था। बकौल अली ज़फ़र के, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने बताया कि हमने एफबीआर का पूरा एक रसीद भी जमा कराई थी, जब ये घड़ी हमने भेजी थी, तो उसका जितना भी टैक्स बनता था वो हमने एफबीआर को दिया हुआ है, वो भी हम इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं। पता नहीं, और इलेक्शन कमीशन को इसमें एतराज़ भी नहीं है, तो पता नहीं उन्होंने क्यों इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक वैलिड रीज़न है और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, इलेक्शन कमीशन हैज़ नो अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई एनी पॉलिटिशियन। उन्होंने कैसे कर दिया पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई। तो अब ये वो जो है वो चाहे हथकंडे अपना रहे हैं इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो अब ये केस तोशा खाना के इतने अरसे से चला रहे थे कि इसने घड़ी भेज दी। वो शख्स पूरा हिसाब-किताब दे चुका है कि मैंने घड़ी किसको भेजी, और उसका उस भेज के जितना पैसा वसूल हुआ है उसका टैक्स पेमेंट भी मैं जो है वो कर चुका हूँ रसीद के साथ। और इमरान खान साहब ने घड़ी जो भेजी थी वो एक शफ़ीक ताजिर नाम के एक आदमी को भेजी थी। अब इन लोगों ने बाहर से एक ऐसे इंसान को बुलाया जो इंटरनेशनल लेवल पर मफ़रूर है, जिसने नॉर्वे में भी 2 नंबरी की, जिसने स्विट्ज़रलैंड में भी 2 नंबरी की, उस शख्स को इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए बुलाया था इन लोगों ने परसों, जियो में। 10 बजे का ये प्रोग्राम चला था। उसमें शख्स ने बताया कि मैंने इससे घड़ी खरीदी थी, लेकिन बकौल इमरान खान साहब इमरान खान के बकौल नहीं, सॉरी, जुल्फ़ी बुखारी साहब के बकौल इमरान खान साहब ने शफ़ीक ताजिर नाम के एक आदमी को ये घड़ी भेजी थी। तो इस शख्स ने, ये जो उमर फारूक है, इसने उस प्रोग्राम में कहा कि मैंने शहज़ाद अकबर से खरीदी थी घड़ी। लेकिन बकौल शहज़ाद अकबर के, मैं इस शख्स को जानता नहीं, मैं इसकी अहलिया को जानता हूँ, इसको नहीं जानता। क्योंकि इन पे जो केसेस चल रहे हैं, उनके ज़रिए इनके अहलिया को शहज़ाद अकबर साहब इंक्वायरी करना चाह रहे थे इनकी अहलिया से कि ये कहाँ है, किस किस जगह ज़्यादातर होते हैं। तो ये एक दूसरा केस है। तो शहज़ाद अकबर साहब ने कहा कि अगर मैंने इसको घड़ी भेजी है या अगर मैंने इससे डील की है, तो इसके पास कोई फ़ोटो होगी या कोई वीडियो होगी, साबित करें कि मैं इससे मिला हूँ, मैं तो इससे कभी मिला ही नहीं। तो इस शख्स ने पूरा एक एक तो इसके पास ट्रांज़ैक्शन नहीं है, ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए इसके पास। अगर कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी ट्रांज़ैक्शन होती है पूरी, इस शख्स के पास ट्रांज़ैक्शन ही नहीं है उसकी। बस एक एफ़िडेविट लाके जमा करा दिया जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक मफ़रूम मुजरिम है। तो ये केस जो है समझ लें 95% जो इन्होंने इस हुकूमत ने बोया था, अब वो खुद ही काटना पड़ रहा है इनको। अब आ जाते हैं कि दूसरे केस में, दूसरा केस है क्या? देख लिया कि इमरान खान साहब जो है ये फ़ॉरेन फंडिंग, ये तोशा खाना, ये मुख्तलिफ़ केसेस में इमरान खान साहब को एक वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा, इसने तौहीन अदालत की है, इसको इसमें डिस्क्वालीफाई किया जाए, ब्ला, 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 मुख्तलिफ़ केसेस लगाए इमरान खान साहब पे कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन नहीं कर पाए। अब आ गए हैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, ये मौजूदा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी में आ गए हैं। कितनी शर्म की बात है इनके लिए कि एक शख्स को डिस्क्वालीफाई अगर वो नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई सबूत इनको नहीं मिल पा रहे, तो अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जा रहे हैं ये लोग।
कि इस शख्स ने अपनी जो बेटी है उसका नाम नहीं लिखवाया, इसकी कागज़ाती नामज़दगी मंज़ूर नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब ने कागज़ाती नामज़दगी में उसका नाम नहीं लिखवाया हुआ। वो क्यों नहीं लिखवाया? बेटी का नाम छुपाने पे, उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इमरान खान साहब को अब नाअहल करने की कोशिश करेंगे ये मौजूदा गवर्नमेंट। अगर कानून में इसकी गुंजाइश है, तो ठीक है, इमरान खान साहब को सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा है, तो एक पॉलिटिशियन ऐसा भी है जिसने अपनी अहलिया को शो नहीं किया हुआ, उसको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई को, बहनों को जो है वो शो नहीं किया हुआ, उनकी कागज़ाती नामज़दगी में उनका नाम नहीं लिखा हुआ, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करें, या सिर्फ़ इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है। तो बस इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि अब उनकी जो बेटी है, उसके पुराने उन साहब के पुराने केसेस को अब ये खोद के निकाल रहे हैं कि उसको इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए। मतलब इतना गिर चुके हैं ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इसके सहूलतकार। अब आ जाते हैं जी पीपल्स पार्टी और सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, उसमें पीपल्स पार्टी और एमकेएम जो है वो आमने-सामने है। ये पूरी एयरवाई ने इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया है। ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ जाएगा, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सेनेट नशिस्त, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इतने दोगले लोग हैं ये लोग कि हुकूमत सिंध में भी पीपल्स पार्टी के साथ है एमकेएम और वफाक में भी इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मतलब पूरा भानमती का कुंभा है। तो ये पार्टी मतलब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने भी ये जो भानमती का कुंभा जो हुकूमत कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्सी की जंग लड़ते हैं। इन्हें सिर्फ़ कुर्सी चाहिए होती है, इनको सिर्फ़ ओहदा चाहिए होता है, इनको सिर्फ़ पैसा चाहिए होता है। इनको अवाम से कोई लेना-देना नहीं है। अवाम किस मुसीबत में जी रही है, कराची की सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि बस अल्लाह की तौबा है। कराची को नहीं देखना, बस कुर्सी कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए साथ हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का, कि जो जीते उसको एक ओहदा मिल जाएगा और वो सेनेटर बन के बैठ जाएगा। तो मतलब इनका दोगलापन मैं आपको बता रहा हूँ, एक दोहरा मेयार जो है इनका ये है। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में साथ हैं, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में आमने-सामने मुकाबला करेगी एक-दूसरे का। अब ये आप पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया सेनेट से, उनकी अब सीट खाली हो चुकी है, अब उस पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो दोगले जिनका दोगलापन आपके सामने है, ये लोग लड़ेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के इस्तीफ़े के बायस सेनेट की खाली नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने उम्मीदवारों की नाम नामज़द कर दी है। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक़ार मेहदी को सेनेट की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार नामज़दगी करने का फैसला किया है। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल अली ज़रदारी के जो अप्रूवल के बाद हुआ है ये। फिर उसके बाद सेनेट के मज़कूरा खाली नशिस्त पर इलेक्शन 8 दिसंबर को होगा, जिसके लिए पार्टी ने वक़ार मेहदी को कागज़ात ज़िदगी के जमा कराने की हिदायत कर दी है। एमकेएम ने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, लेकिन सेनेट के नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 दिसंबर को सेनेट की सिंध की नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सेनेट की सिंध की नशिस्त पर एमकेएम पाकिस्तान अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। एमकेएम ने उम्मीदवार की दस्तबरदारी की खबरें चलाने की सख्ती से तरदीद की है। वाज़ेह रहे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट के रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्विटर पर अपने बयान में लिखा था कि मेरी पार्टी के एक सीनियर लीडर से आज मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी की जो क़यादत है वो आपके मौक़िफ़ से खुश नहीं है, इसलिए आप इस्तीफ़ा दे दें। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जो कुर्सी है वो खाली हो चुकी है। उस कुर्सी पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम इलेक्शन लड़ेंगे। ये है जी इनका दौरा मेयार। अब आ जाते हैं हमारा आखिरी टॉपिक, इसहाक डार साहब जो अपने आप को बहुत बड़े मईशतदान समझते थे। आपको याद होगा, मैं बार-बार रिमाइंड कराता रहता हूँ, जब ये वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तो इन्होंने कहा था कि जब डॉलर की कदर में जब कमी हुई थी, तो इन्होंने कहा था देखो मैंने करके दिखाया। और जैसे ही कदर दोबारा बढ़ी डॉलर की, तो फिर इन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, इसका ताल्लुक स्टेट बैंक से है। तो फिर इन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मईशत को तबाह कर दिया, मईशत जो है बड़ी मुश्किल से उसको स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन कह भी कौन रहा है ये इसहाक डार साहब, जिनकी गवाही खुद इनके पार्टी के एक मेंबर दे चुके हैं, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, प्लस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इनकी नाअहली को तमाम सहाफ़ियों के सामने रखा था कि मुल्क की मईशत को बर्बाद करने वाला ही इसहाक डार साहब है। इन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अब जी पॉइंट पे आते हैं, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इज़ाफ़ा 222.67 रुपए का हो गया।
कराची इंटर मार्केट में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद मजीद 26 पैसे के इजाफे से 222.67 रुपये की सतह पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के साथ 229.50 रुपये का हो गया। ये है जी सागदार साहब, और ये हैं इनकी मईशत के हवाले से बहुत बड़े मतलब मईशत दान साबित कर दिया। ये किया उन्होंने साबित, ये है इनके तजर्बा जो इन्होंने किया है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, बुल के 62% चांसेस है डिफ़ॉल्ट होने के। उसकी वजह क्या है? ये जो बहुत बड़े मईशत दान बन के बैठे हुए हैं इसहाक़ साहब, आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं, पैसा जनरेट करने में नाकाम हो चुके हैं। कोई उन पे भरोसा नहीं करता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि ये फिर हमारा पैसा लेके भाग जाएँगे। तो बस अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसी इज़्ज़त किसी को ना ही दे तो अच्छा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।